then rebellion becomes duty. This was the famous quote which was given by Thomas Jefferson. This was the same situation which was prevailing in India. जब इनजस्टिस इंडिया के अंदर इतना बढ़ चुका था तो आखिरी हथियार इंडियंस के पास यही बचा था, टू फाइट फॉर देयर राइट्स. सो व्हाट वाज द सिचुएशन विच दे वर फेसिंग, हम उस चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकते. अगर सपोज करो स्टूडेंट्स, इफ यू वांट समथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, व्हाट यू डू, यू ट्राई टू नेगोशिएट देम. आप उनसे बात करते हो एक बारी, अगर तब भी वो आपकी बात नहीं मानते तब आप क्या करते हो, उनसे लड़ाई करनी शुरू कर देते हो. लड़ाई उस तरीके की नहीं, बट उनसे बात ना करना, टाइम पे खाना ना खाना और उनको किसी न किसी वे में परेशान करना. दैट व्हाट रेबेलियन मीन. रेबेलियन मीन्स नॉट टू एक्सेप्ट एनीथिंग. ओके, सो इसी पोजीशन पर इंडियंस तब आ चुके थे बिकॉज ब्रिटिशर्स का जो दबाव था, उनका जो फोर्स था वो इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था दैट इट वॉज समवेयर हार्मिंग इंडियंस. उनके वजूद को हार्म कर रहा था, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म कर रहा था, जिसकी वजह से वो हर चीज में अब प्रॉपरली इनकलकेट नहीं हो पा रहे थे, प्रॉपर उस चीज को कर नहीं पा रहे थे जो भी वो काम वो करना चाहते थे. सो दिस वॉज द सिनेरियो एंड इन दिस चैप्टर which is your chapter number 6, the revolt of 1857, this explains the whole picture. In this what was happened first, when जब इंडियंस के ऊपर इनजस्टिस हुआ, ठीक है, उसके बाद उन्होंने उस चीज का किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने से क्या कर दिया, मना कर दिया. दे रिबेल फ्रॉम एवरीथिंग एंड जिसकी वजह से बैटल मीन्स लड़ाई. ठीक है, एक लड़ाई की, एक जंग की, एक ऐसी आप ये कह सकते हो एक ऐसी डिसएग्रीमेंट की भावना उनके मन में आई दैट इफ वी विल डिसएग्री टू ऑल द ऑर्डर्स ऑफ ब्रिटिशर्स देन ओनली हम क्या ला सकते हैं, अपनी कंट्री के अंदर चेंज ला सकते हैं. ओके, सो जब आपके ऊपर किसी भी तरीके का इनजस्टिस हो रहा है तो उस चीज को चेंज करने का एक मेथड होता है. आप उसको नॉर्मली नेगोशिएशन से भी उसको क्या कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. पर जब आपको ये लग रहा है कि आपकी बातों का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो आपको क्या करना पड़ता है, रिबेल करना पड़ता है. आपको हर चीज से मना करना पड़ता है, फिर आपको उस चीज के लिए जंग लड़नी पड़ती है और आखिरी में तब जाके आपको वो चेंजेस मिलते हैं. सो दिस वॉज योर ऑल चैप्टर, वॉज ऑल जो आपका चैप्टर ये जो एक्सप्लेन कर रहा है वो यही कर रहा है स्टूडेंट्स. मैंने आपको एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी है. रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज नेम्ड एंड इस नाम को, इस रिवॉल्ट को बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे सिपॉय म्यूटिनी, द इंडियन म्यूटिनी, द ग्रेट रिबेलियन एंड सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. स्टूडेंट, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को हर तरीके से खोखला किया, हर तरीके से इंडियंस को परेशान किया, हर तरीके से उनके रिसोर्सेज को यूज किया और ये उन्होंने कभी नहीं देखा कि अगर हम सपोज करो, अगर आप भी अपनी पेंसिल किसी को देते हो यूज करने के लिए या पेन किसी को यूज करने के लिए देते हो, सो व्हाट यू रिस्पेक्ट, व्हाट यू गेट फ्रॉम बैक एज अ रिवॉर्ड, आप क्या चाहते हो, थैंक यू. ओके, बट दिस वॉज नॉट द सिचुएशन विद ब्रिटिशर्स. अगर ब्रिटिशर्स हमारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे थे, अगर हमारी सभी चीजों को यूज कर रहे थे फॉर देयर प्रॉफिट, ओके, अगर वो यहाँ पर टेक्सटाइल की या फिर किसी भी तरीके की कंपनीज का लेन देन कर रहे थे या फिर किसी भी तरीके का ट्रेड कर रहे थे, तो दे वर डूइंग थैंकलेस जॉब. ओके, सो दे वर नॉट थैंक यू फॉर देयर थिंग्स विच दे वर गेटिंग फ्रॉम इंडियंस. सो इंडियंस ने फिर क्या सोचा कि भाई अब तो जंग करने का टाइम आ चुका है, वी हैव नो अदर सॉल्यूशन, हम अपने इंडिया को पाकर रहेंगे. बट ये जो लड़ाई थी वो बहुत लंबी लड़ाई थी. अब ये सोचिए 1857 से जो हमने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किया था, लास्ट में हमें कब इंडिपेंडेंस के लिए 1947 में. सो ये जो लड़ाई थी ये बहुत लंबी थी, पर जो शुरुआत थी वो भी बहुत खतरनाक थी और बहुत ही फोर्सेबल थी, जिसने पूरी की पूरी ब्रिटिश कंपनी की नींव को क्या कर दिया, हिलाकर रख दिया. सो रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसके सबसे पहले इस लड़ाई के कॉजेस क्या क्या थे स्टूडेंट्स? कॉजेस एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे कॉजेस थे. कुछ इमीडिएट कॉजेस थे विच आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टरवर्ड्स एंड फ्यू वर द कॉजेस, क्योंकि
जब हम बात करें, जब व्हेन ब्रिटिश इंग्लिश यू कैन से दैट, जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी जब इंडिया के अंदर आई काम करने 1600 में, तो 1600 में जब उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ ने जब यहाँ पर चार्टर दिया, उनको साइन कर दिया कि यस नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी कैन ट्रेड इन इंडिया, ओके, कैन होली ट्रेड इन ईस्ट towards their east, okay, so towards the east of Indians. So what was happen that उन्होंने इस ट्रेडिंग को किस तरीके से पूरे के पूरे इंडिया के अंदर डिफरेंट वेज में एनफोर्स किया। पहले वो ट्रेड करने आए, फिर उन्होंने हमारी इकोनॉमी को हार्म किया, फिर इकोनॉमी के हमारे रिसोर्सेज को यहाँ पर यूज किया, ठीक है। सो व्हाई दे वर डूइंग दिस, बिकॉज दे वर अर्निंग सो मच ऑफ द प्रॉफिट, ओके। सभी कोई भी कंपनी, अगर कोई भी मर्केंटाइल कंपनी अगर कोई काम करती है तो वो क्या करती है, दे ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, दे बाय चीप, you can say that, raw material from the market, and then they sell those products in higher profit, and thus they earn so much of the profit. This was the situation of British East India Company also in India. So what were the causes? Causes मतलब किन वजहों से एक्चुअल में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमें इफेक्ट किया और which led to the revolt, ठीक है। तो सबसे पहला आता है स्टूडेंट्स पॉलिटिकल कॉजेज। पॉलिटिकल कॉजेज में उनकी हार्श पॉलिसीज। अब आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में मैंने आपको जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सब्सिडरी अलायंस, जैसे उनकी कुछ पॉलिसीज थी, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, चेन टू पैरामाउंसी, दीज वर वेरी हार्श पॉलिसीज। जब आपकी पूरी की पूरी जो आपकी टेरिटरी है, अगर एक किंग की उसकी टेरिटरी ही छिन जाए, अगर एक किंग को राइट ही ना हो कि वो अपनी आर्मी अपनी टेरिटरी के अंदर लगा सके, सो दीज वर वेरी हार्श पॉलिसीज जो इंडियंस को बहुत ज्यादा दिल में घात उनके करती रही और बहुत ज्यादा वो डिसएग्री होते रहे। उनके अंदर एक गुस्सा, एक आक्रोश, एक डिसअपॉइंटमेंट की भावना उनके मन में आती गई। आफ्टर दैट अब जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर हमारे बहुत सारे जो टेरिटरीज थे, जैसे सागरा, झांसी, नागपुर, बहुत सारे हमारे जो टेरिटरीज थे वो हमसे छिन गए। जो नवाब और राजा थे उनका तो पूरा वजूद ही उन्होंने बिल्कुल ही धीरे धीरे उनका कम कर दिया, तो उनका जो ऑनर था वो धीरे धीरे कम होता रहा। कंपनी इम्पोज सब्सिडरी अलायंस ऑन अवध। जब अवध में 1851 में जब उन्होंने अवध को एक्वायर करना चाहा तो एक्वायर को उनको कर नहीं पाए। एट लास्ट 1856 में उन्होंने अवध को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया थ्रू सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। इसके अंदर अब जो दूसरे कॉजेज आते हैं स्टूडेंट्स वो आते हैं इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज, इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मीन्स लोगों के पैसे का लेन देन, ठीक है। डिफरेंट मॉनेटरी जो टर्म्स की बात करते हैं वो हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज में। अब इकोनॉमिकली उन्होंने हमारे रिसोर्सेज को सबसे ज्यादा यूज किया। अब जो कंपनी इंडिया में आके काम करेगी वो यहाँ का पानी, यहाँ की लैंड, यहाँ के रिसोर्सेज को यूज करेगी, ऑफ कोर्स की बात है। सो उन्होंने हमारे इकोनॉमी के रिसोर्सेज को यूज ही नहीं बल्कि एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इस तरह मैं बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ दैट व्हेन दे इंट्रोड्यूस्ड रेलवे इन आवर कंट्री इंडिया, व्हाट दे डिड, जब उन्होंने पूरी रेल की पटरियां बिछाई पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा क्या हुआ, डिग्रेडेशन हुआ। एंड उसके बाद फिर क्या हुआ, बहुत सारे पेड़ हमारे यहाँ पे काटे गए, बहुत सारी लैंड को खाली किया गया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा यू कैन से दैट कि जो बोलते हैं ना कि हमें अपने एनवायरनमेंट को बचा कर रखना चाहिए, दो एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा यहाँ पर इफेक्ट हुआ हमारा उन्हीं रेलवे लाइंस की वजह से। सो अगर आपको एक चीज एडवांटेज भी देते तो स्टूडेंट्स आपको वो चीज कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी देती है, उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। सो आफ्टर दैट उनकी जो टैक्सेशन पॉलिसी थी वो बहुत ही ज्यादा यू कैन से दैट जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो उनकी टैक्सेशन पॉलिसी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। अब यहाँ पर जो टैरिफ पॉलिसी होती है स्टूडेंट्स, जितने भी गुड्स हमारे इंडिया के अंदर इंपोर्ट किए जाते हैं उनके ऊपर टैरिफ चार्ज लगता है, ठीक है। अब वही चीज अब वो क्या करते थे, अपने गुड्स पर जो टैरिफ पॉलिसी थी वो कम लगाते थे, टैरिफ टैक्स कम लगाते थे, और इंडियन जो भी सामान इंडिया के अंदर मंगवाते थे उनके ऊपर ज्यादा लगाते थे।
लोग इंडिया के अंदर क्या करते थे, ज्यादा ब्रिटिश के गुड्स यूज करते थे बजाय कि दूसरी कंपनी के गुड्स को यूज करने के। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, जितने भी छोटे छोटे आर्टिसंस थे, जितने भी छोटे छोटे मिडिल वर्कर्स थे, उनको सबसे ज्यादा घात पहुंचा था। ओके, दैट हिट पीजेंट्स, जिनकी वजह से पीजेंट्स को प्रॉब्लम हुई, आर्टिसंस को प्रॉब्लम हुई और छोटे छोटे जमींदार को भी प्रॉब्लम हुई। नाउ स्टूडेंट्स, सोशल कॉजेज। सोशल कॉजेज, अब हम जो इंडियंस हैं ना स्टूडेंट्स, हम बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, हम अपने सोसाइटी को लेकर, हम अपने सोशल कल्चरल्स को लेकर हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। अगर इसमें कोई इंटरफेयर करता है ना तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता। यही सिचुएशन तब के टाइम पर थी। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सोशल इविल्स, जैसे जो गलत चीजें इंडिया के अंदर होती थी, वो सती प्रथा होती थी, जो ऐसी लड़कियों की जिनकी शादी होती थी और उनके हस्बैंड की जल्दी डेथ हो जाती थी, तो उनको भी उनके हस्बैंड की चिता के अंदर ही जिंदा जला दिया जाता था। तो ये जो इविल प्रैक्टिस थी सती, इसको बैन करवाया ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, इन्फैंटिसाइड, इन्फैंट होता है छोटा बच्चा। अब जब एक छोटा बच्चा पैदा होता था और वो बेसिकली गर्ल चाइल्ड होती थी, तो उनको क्या कर दिया जाता था, पैदा होते ही मार दिया जाता था। दैट वाज इन्फैंटिसाइड, इसको इलीगल घोषित किया। ठीक है, तो सती को बैन किया, इन्फैंटिसाइड को इलीगल घोषित किया और तो ये वाली जो अब ये जो सिचुएशंस हैं ये सारी इंडिया की है, इंडिया की पर्सनल मैटर है। तो इंडियंस को ऑफ कोर्स सी बातें इस चीज में बहुत ज्यादा यू कैन से दैट कि वो डिसएग्री थे कि व्हाई ब्रिटिशर्स आर यू कैन से दैट इंटरफेयरिंग इन आवर सोशल प्रैक्टिसेस आल्सो। ओके, सो व्हाट इन ब्रिटिशर्स डिड, दे इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एजुकेशन बट दे डिड नॉट प्रमोट यू कैन से दैट हिंदी एंड संस्कृत। सो उन्होंने यहाँ पर भी अपना फायदा ढूंढा। व्हाट दे डिड, दे प्रमोट इंग्लिश एजुकेशन एवरीवेयर। नाउ आफ्टर दैट प्रोपगेशन ऑफ वर्क ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। अब जो ब्रिटिशर्स होते हैं बच्चे, उनका जो धर्म होता है वो क्रिश्चियन का होता है। सो व्हाट दे डिड कि उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को ज्यादा मोटिवेट करा, ज्यादा बढ़ावा दिया बजाय कि डिफरेंट अदर रिलीजियस ग्रुप को। ठीक है, और उन्होंने इस चीज के लिए मंजूरी दे दी कि हिंदूज भी कन्वर्ट हो सकते हैं क्रिश्चियन धर्म के अंदर अगर वो चाहते हैं तो। सो ये चीजें जो थी बहुत ज्यादा इंडियंस को क्या करती है, हार्म कर रही थी, वो बहुत ज्यादा एंगर में आ रहे थे बिकॉज दिस वॉज अ वेरी सेंटिमेंटल थिंग दैट दिस इज आवर कंट्री, वी आर पार्ट ऑफ आवर कंट्री एंड वी डू नॉट वांट दैट एनीवन टू इंटरफेयर इन आवर मैटर्स, इन एनी मैटर्स। ओके, आफ्टर दैट मिलिट्री कॉजेज। अब बच्चे जो मिलिट्री कॉजेज है, मिलिट्री मीन्स आर्मी। अब आर्मी के अंदर ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से इन्वॉल्व किया, दैट व्हाट दे डिड, दे जो बड़ी बड़ी सीनियर पोजीशंस थी वहां पर सिर्फ ब्रिटिशर्स होते थे, वहां पर इंडियंस अगर वो पेपर भी क्लियर कर लेते थे तो उनको वहां के लिए उस सीट के लिए क्वालिफाई नहीं किया जाता था। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको रोका जाता था और इंडियन आर्मी को इंफीरियर माना जाता था। बच्चे इंफीरियर होते हैं जो खराब चीजें होती है, ठीक है, जो यूजेबल चीजें नहीं होती है, जो ठीक नहीं होते हैं किसी न किसी वे में, तो इसीलिए इंडियन आर्मी को भी इंफीरियर माना जाता था इन कंपैरिजन टू ब्रिटिश आर्मी। After that, high ranks were not given to Indian army and Indian soldiers were ill-treated. Ill-treated मतलब उनसे दुर्व्यवहार किया जाता था, उनसे रिस्पेक्टफुली भी बात नहीं की जाती थी। तो इन कॉजेस की वजह से बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ इंडियंस का गुस्सा जागा, उनके खिलाफ उनका एंगर जागा एंड एट लास्ट व्हाट दे डिसाइडेड, दे डिसाइड टू रिबेल एंड आफ्टर दैट दे डिसाइड टू led a battle against them. Okay, so अब ये जो थे, ये सारे जो थे ये मेन कॉजेस थे जो प्रूव हुए, जो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए बिल्कुल प्रूव हुए। बट यहाँ पर कुछ ऐसे इमीडिएट कॉज भी हैं। नाउ स्टूडेंट्स, देयर वर आल्सो सम इमीडिएट कॉजेस। इमीडिएट कॉज क्या थे? सबसे पहले ब्रिटिश आर्मी ने न्यू एनफील्ड राइफल्स का इंट्रोडक्शन किया था। अब ये जो न्यू एनफील्ड राइफल्स थी ये बहुत ही इफेक्टिव थी, बहुत ही अच्छे से निशाना दागती थी और क्या कहते हैं जो भी यूज में इसको करता था दैट वाज वेरी इफेक्टिव। मतलब ये बहुत अच्छी राइफल्स मानी जाती थी तब के टाइम पर। ठीक है, तो इनकी जो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, अब कार्ट्रिजेस क्या होते हैं, जो इसके अंदर जो फिल किया जाता है, जो एक सिपॉय करता था इसको फिल, तो एक रूमर आया
कि ये जो ग्रीस कार्टेजेस का जो ऑयल है, दैट ऑयल वॉज मेड अप ऑफ द फैट ऑफ काउ एंड पिग। अब जो ये काउ एंड पिग की जब कहानी, जब ये रूमर फैला, तो एक बहुत ही गुस्से वाली भावना सभी सिपॉयज के अंदर, सिपॉय बच्चे तब के टाइम पर इंडियन आर्मी को कहा जाता था, ठीक है। जब अब हम उसको बोलते सिपाही बोलते हैं, दैट वाज नोन एज सिपॉय, ठीक है। सो एक रूमर फैला जो कि ये था कि इनफील्ड राइफल्स में जो ग्रीस कार्ट्रिजेस है, उनका जो ग्रीस है, उनका जो ऑयल है, वो फैट और काउ जो फैट्स हैं काउ और पिग के, उनको यूज करके बनता है, वहां से वो ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। जो कि जब इंडियंस को, जब हिंदू और मुसलमान को ये पता चला कि ये चीज हम अपने मुंह से उसके जो कार्ट्रिजेस को ओपन करने के लिए ना, उसको माउथ का इस्तेमाल होता था और माउथ से उसको खोल के फिर उसको एनफील्ड राइफल में भरा जाता था, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्शनेबल रहा बोथ टू द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ओके, और मेजर पार्ट ऑफ इंडियंस, ठीक है, जिसकी वजह से एक्चुअल में रिवोल्ट शुरू हुआ इन द ईयर 1857 एट बरकपुर इन बंगाल। सो दिस वाज द मेन, जो आप कह सकते हो इमीडिएट कॉज, कि ये सब चीजें तो प्रिवेंट हो रही थी, ये सब प्रॉब्लम्स झेल रहे थे इंडियंस, बट जो इमीडिएट कॉज रहा, जो एक्चुअल में शुरुआत आई, वो यहाँ से आई, ठीक है। उसके बाद जो मंगल पांडे थे, उन्होंने 29 मार्च 1857 में बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स को मार दिया था, गोली मार दी थी, और उन्होंने वहीं से उस रिवॉल्ट को स्टार्ट कर दिया था। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी इस लेक्चर में भी मैंने आपको ये समझाया कि जब हमारे अगेंस्ट चीजें जाती हैं, जब नॉर्मली वो चीजें इतनी अनजस्टिफिएबल नहीं होती, वहां पर प्रॉपर तरीके से जस्टिस नहीं मिल रहा होता, तो हम क्या करते हैं, उस चीज के लिए लड़ाई करते हैं। दैट वाज द थिंग विच वी वर डूइंग। So in this topic I have explained you the causes that lead to the revolt of 1857. Now in next lecture I will explain you the areas which were covered in this revolt, मतलब किन किन टेरिटरीज ने इसमें शामिल, जो इस टेरिटरीज में शामिल हुए, लड़े ब्रिटिशर्स से, और जो इसमें शामिल नहीं हुए, मीन्स जो जिन्होंने इंडियंस रिवॉल्ट के अंदर हिस्सा नहीं लिया। थैंक यू स्टूडेंट।